अब की बार पंजाब में भी भाजपा सरकार। जी हाँ, ये कार्यक्रम चालू हो गया है। आप कहेंगे कि बोल तो ऐसे रहे जैसे इन्हीं को सरकार बनाना है पंजाब में। नहीं भाई, हमारी क्या बिसात जो हम कहीं सरकार बनाएं बिगाड़े। इस काम के लिए देश में तमाम जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं हैं ना। अब संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन से हैं आपको पता है? आपको लग रहा होगा कि जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं के लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो पिछले 12 साल का इतिहास में उठा के देख लीजिए ना। अगर उठाकर देखेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे कि इन लोगों ने डायरेक्ट तो सरकार नहीं बनवाया भाजपा की, लेकिन बनने का रास्ता साफ कर दिया, रास्ता तैयार कर दिया। हाल फिलहाल में बंगाल की कहानी को ही देख लीजिए। और अब बंगाल के बाद पंजाब का नंबर लग चुका है। किस तरीके से ईडी एक्टिव हुई है, क्या क्या किया है, वो तो देखेंगे ही। साथ ही में चर्चा करेंगे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच किस तरीके से हाल ही में पाला बदलने वाले आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों में से, जो कि भाजपा में चले गए, उनमें से कुछ के मामलों को किस तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट डील कर रहा है। पत्रकार सौरभ दास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के भीतर की एक अजीबोगरीब कहानी बाहर निकाला है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला जज है जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का केस छोड़वे नहीं करती हैं, एकदम पकड़ लिया है। और एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज साहब हैं जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के लोगों को और वर्तमान भाजपा सांसदों का केस एकदम लपक के पकड़ लेते हैं और दनादन राहत भी दे देते हैं। और राहत देने में भी जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी गंभीर है। इसलिए टकटकी लगाकर सुनिएगा, क्योंकि पंजाब में कमल खिलाने की स्क्रिप्ट जमीन पर बहुत तेजी से उतरने लगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वहां के चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस संजीव बैरी की बेंच के सामने आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री संजीव अरोड़ा ने कह दिया कि हुजूर, जैसे आपने भाजपा सांसदों को बचाया ना, वैसे हमको भी बचा लीजिए। इस लाइन को अपने दिमाग में रखिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि जैसे आपने भाजपा के सांसदों को बचाया है वैसे ही हमें भी बचा लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाजपा के सांसदों को कैसे बचाया, तो आइए आप भी निहार लीजिए। इसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा के पूरे मैटर पर बात करेंगे। पत्रकार सौरभ दास का ये ट्वीट देखिए और आगे की बातों को एकदम टकटकी लगा के सुनते जाइए। आपको याद है, हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा सांसदों ने पाला बदल के भाजपा का दामन थाम लिया। और यह भी याद होगा कि इनमें से कईयों के पीछे केंद्र सरकार के ईडी वाले अधिकारी हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के पीछे पड़े थे। दनादन छापेमारियां हो रही थी। तभी इन लोगों को एहसास हो गया कि हमें भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहाना पड़ेगा। सारी कृपा वहीं अटकी है और यकीन मानिए सारी कृपा सच में वहीं अटकी थी। सौरभ दास लिखते हैं कि जब ये 7 सांसद भाजपा में गए उसके कुछ ही दिनों के भीतर इन लोगों में से कुछ लोगों से जुड़े हुए कम से कम 3 राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे और विशेष रूप से इन मामलों को चीफ जस्टिस सील नागू की बेंच में पहुंचाया गया। सौरभ दास ने जब इन मामलों में अपना सूक्ष्मदर्शी सेट किया तो पता चला कि मामलों की लिस्टिंग, यानी कौन सा मामला किस जज की बेंच के पास जाएगा, उसका जो रोस्टर है उस रोस्टर को हाईकोर्ट ने गाड़ी के डिग्गिया में छोड़ दिया। उदाहरण के लिए देखिए, संदीप पाठक का मामला। इन्हें डर था कि पंजाब सरकार, यानी जब ये पलटी मार गए, वॉशिंग मशीन में नहा धो लिए, तो इन्हें डर हुआ कि पंजाब सरकार इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। पहुंच गए हाईकोर्ट। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि माननीय न्यायालय को सूचित किए बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा था और हाईकोर्ट ने अपनी कलम से लिखा क्या। पंजाब सरकार ने कहा कि न्यायालय को सूचित किए बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यही बात जब कागज पर उतारी जाती है तो उसमें कह दिया जाता है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी पहले पंजाब पुलिस जाएगी, हे माननीय जज, हम फलाने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करें कि नहीं, तब जज साहब जब कहेंगे तो कार्रवाई होगी। और तो और मामले की सुनवाई की योग्यता का मुद्दा भी तय नहीं किया गया, यानी मामला सुनवाई के लायक है कि नहीं है यह तय नहीं हुआ। सौरभ दास लिखते हैं कि यह केस चीफ जस्टिस की बेंच में सुना गया, मगर दिलचस्प बात यह है कि अभी अभी मार्च 2026 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो अपना रोस्टर तैयार किया था उस हिसाब से सांसद और विधायकों का जो आपराधिक मामला होगा उसकी सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच में होनी चाहिए। मगर इस मामले को एक विशेष प्रशासनिक आदेश के माध्यम से चीफ जस्टिस सील नागू के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। और एक बड़ी राहत वॉशिंग मशीन वाले स्नान के बाद
बाद संदीप पाठक को मिल गई। दूसरा मामला देखिए, राजेंद्र गुप्ता, ये भी वॉशिंग मशीन में नहाए धोए प्रोडक्ट हैं। जब नहा धो लिए तो पंजाब की सरकार ने इनकी सुरक्षा वापस ले लिया, पहुंच गए हाई कोर्ट। इनका मामला भी चीफ जस्टिस सील नागू के समक्ष लिस्ट किया गया, जबकि ऐसे सुरक्षा से जुड़े मामले जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच के पास जाने चाहिए। वही रोस्टर संभाल रहे थे और उनकी बेंच के पास इस तरह के मामले भी लंबित थे। फिर भी राजेंद्र गुप्ता का मामला खास तौर पर चीफ जस्टिस सील नागू के सामने लगाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश में खुद ही लिखा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही राजेंद्र गुप्ता को पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा दे चुका है। फिर भी यह मामला अलग बेंच में क्यों गया, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। दो उदाहरण आपने देख लिया, अब तीसरा को देख लीजिए। यह केस है ट्राइडेंट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य का। इस कंपनी के चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता, यानी वही जो आप छोड़कर भाजपा में गए हैं। जब ये वॉशिंग मशीन में धुलकर निकल चुके थे तो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 30 अप्रैल 2026 को छापेमारी किया। ट्राइडेंट ने कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन मांगा और यह भी मांग किया कि जो सैंपल सीज किया गया है वो पंजाब के बाहर किसी सेंट्रल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजे जाएं। इस मामले में भी कोर्ट ने ट्राइडेंट को राहत दे दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्राइडेंट की यह आशंका कि रेड राजनीतिक भावना के कारण हुई है, बदले की भावना से हुई है, यह रीजनेबल लग रहा है। इसके बाद भी कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया कि ट्राइडेंट के खिलाफ एक्शन तभी लिया जा सकता है जब उन्हें कुछ चीजों को ठीक करने के लिए 30 दिन का समय दे दिया जाए, जबकि वाटर रूल्स में तो 15 दिन का नोटिस पीरियड है, लेकिन यहाँ 30 दिन क्यों दे दिया गया। ये सारे सवाल सौरभ दास ने रखे और एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी निकलता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपत्ति किया था कि ट्राइडेंट के पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने का उपाय था, ऑप्शन था, फिर भी वो हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट ने राहत भी दे दिया। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिए कि सवाल यह नहीं है कि ये तीनों मामलों में नए नए भाजपाई बने लोगों को राहत कैसे मिल गई, क्यों मिल गई। सवाल यह है कि मामले सामान्य रोस्टर छोड़ के चीफ जस्टिस के सामने ही क्यों लगाए गए। हमने बार बार आपको बताया है कि किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वहां के चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी वही तय करते हैं कि कौन सा मामला, कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जब ताकत मिलती है तो उसके पीछे जिम्मेदारी और जवाबदेही भी आती है, खासकर तब और ज्यादा होती है जब मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एक पार्टी के लोग पाला बदल के दूसरी पार्टी में गए हैं, तो अदालत को और ज्यादा पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। लेकिन यहाँ सामान्य रोस्टर को छोड़कर स्पेशल लिस्टिंग होती है और उसका कोई साफ कारण नहीं बताया जाता। अब बताइए, जब इतना सारा झोल होगा तो न्यायपालिका की साख गिरेगी नहीं तो क्या बढ़ेगी। सौरभ दास ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपाई बने संदीप पाठक और अरविंद केजरीवाल के केस की तुलना भी किया है। सौरभ लिखते हैं कि संदीप पाठक के मामले में, जो कि एक गैर बीजेपी राज्य यानी पंजाब से जुड़ा हुआ केस था, हाईकोर्ट ने अलग तरह की तेजी और राहत दिखाया, यानी खूब तेजी से सुनवाई हुई, भाजपा के लोगों को राहत दे दिया गया, यानी बहुत स्पीड में सुनवाई हो जाती है, राहत दे दी जाती है। एमपी एमएलए केस दूसरे जजों के पास जाना चाहिए मगर फिर भी चीफ जस्टिस के पास चला जाता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कथित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायस होने की चिंताओं के बावजूद, यानी तमाम सवाल उठने के बाद भी जज साहिबा केस छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं, यानी न्यायपालिका भी पार्टी देख के काम करते हुए नजर आ रही है। वही बात जो मैंने शुरुआत में कहा था। एक और बात बता दें आपको, दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कह दिया कि हम आपके बेंच के सामने नहीं आएंगे, हम अपनी बात ही नहीं रखेंगे, कहें कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, तो मैडम ने केजरीवाल और अन्य का पक्ष रखने के लिए एमिकस क्यूरी यानी 3 एमिकस क्यूरी तैयार कर दिया, यानी अदालती मित्र नियुक्त कर दिया, यानी आपको नहीं आना है मत आइए, हम आपके नाम पर कुछ वकीलों को खड़ा कर लेंगे, उन्हीं की बात सुन लेंगे और उन्हीं को मान लेंगे कि वो आपका पक्ष रख रहे हैं। सोचिए इस केस में मैडम को क्या दिलचस्पी है, इतनी भी क्या जिद है। बहरहाल इसी का नाम तो अमृतकाल है। सौरभ लिखते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम एलजी का जो संवैधानिक संकट चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देरी किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोर निष्क्रियता दिखाई और देरी किया। आपको याद होगा पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के मामले को लगातार लटकाए रखा, वर्षों तक लटकाए रखा और तब तक लटकाए रखा जब तक कि दूसरा चुनाव ना आ गया। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस मामले को तब तक लटकाया जाएगा जब तक महाराष्ट्र में चुनाव ना आ जाए और चुनाव में वो लोग ना आ जाए जिनको लाना है। इसी तरह बंगाल एसआईआर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की जो सक्रियता थी जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है, वो सब भी आपके सामने है। और इन सारे मामलों का राजनीतिक असर एक ही तरफ जाता हुआ दिखता है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। हर बार फायदा उन्हीं को मिलता हुआ दिखता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब के ड्रग्स प्रॉब्लम्स को लेकर कहा कि जो बड़ी मछलियां हैं ड्रग्स वाली पंजाब में वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब अगले कुछ ही महीनों में पंजाब में चुनाव है। चीफ जस्टिस का यह बयान बहुत सारी चर्चाओं में आएगा। ऐसे में चीफ जस्टिस का यह बयान मात्र एक संयोग है या फिर कोई प्रयोग है। याद करिए गुजरात में सत्ता के एक बेहद करीबी सेठ हैं, हालांकि अब तो पूरे देशभर में है, पूरा देशभर उनका है। उनके पोर्ट पर सैकड़ों करोड़ के
ड्रग्स पकड़े जाते हैं। और ज़रा पता लगाइए कि क्या कभी किसी कोर्ट के किसी जज ने इस तरह की टिप्पणी किया कि एक ही सेठ के पोर्ट पर बार बार इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है और फिर उसका होता क्या है, कार्रवाई क्या होती है। क्या कभी किसी जज ने सवाल किया, देश के किसी भी अदालत के जज ने? तो कुल मिलाकर तमाम अदालतों से जो निकल रहा है वो ये है कि कुछ मामलों में बहुत तेजी दिखाई जाती है, कुछ मामलों में एकदम चुप्पी साध ली जाती है, कुछ मामलों को कुछ खास जजों के सामने भेजा जाता है और कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखा दी जाती है। इसीलिए सवाल तो बनता है। अब जरा इधर देखिए, जब आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए नेताओं के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने और वहां के चीफ जस्टिस की बेंच ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए राहत दिया, और फिर जब ईडी के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री संजय अरोड़ा पर छापेमारी किया, उन्हें गिरफ्तार किया, तो संजय अरोड़ा अदालत से कहते हैं कि हुजूर, जैसे आपने बीजेपी के सांसदों को बचाया वैसे ही हमें भी बचा लीजिए। यहां भी मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई का है हुजूर। यानी जिस आधार पर आपने भाजपा के सांसदों को लाभ पहुंचाया, राहत दिया, उसी आधार पर हमको भी राहत दे दीजिए, बचा लीजिए। और सुनिए, आप मंत्री के वकील ने कहा कि ये लोग एफआईआर दर्ज करते हैं और उसकी एक कॉपी तक नहीं देते, पुलिस की जांच का इंतजार किए बिना ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लेते हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है और सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला नजर आता है। आप नेता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वही ईडी है भाजपा में जो हाल ही में सांसद शामिल हुए हैं अशोक मित्तल, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि फेमा द्वारा 2 छापे मारे गए थे ना। एक अशोक मित्तल के खिलाफ भी छापेमारी हुई थी, लेकिन चूंकि अशोक मित्तल ने पार्टी बदल लिया, वो भाजपा में चले गए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई। यानी सोचिए कि देश किस रास्ते पर चल रहा है। कथित रूप से 2 लोगों के यहाँ छापेमारी होती है, जो भाजपा में चला जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जो नहीं जाता है उसको लपेट दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितने स्पष्ट भेदभाव की कार्रवाइयां हो रही हैं, बदले की कार्रवाइयां हो रही हैं, और जिस संवैधानिक संस्था को हस्तक्षेप करना चाहिए, रोकना चाहिए, वो संस्था भी उसी दौड़ में शामिल होती जा रही है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई किया है। अक्टूबर 2024 में संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने छापेमारी किया। अशोक कुमार मित्तल लवली ग्रुप वाले 15 अप्रैल 2026 को ईडी की कार्रवाई शुरू होती है और ये भाजपा में चले जाते हैं। 17 अप्रैल 2026 को संजीव अरोड़ा जो कि पंजाब सरकार में मंत्री है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अमन अरोड़ा जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है मई के महीने में, और मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ भी 9 मई 2026 को ईडी की कार्रवाइयां शुरू हो जाती है। यानी अगले कुछ ही महीनों में पंजाब में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों से ज्यादा केंद्रीय एजेंसियां तैयारी में लग चुकी हैं। बाकी देखते जाइए, पंजाब चुनाव से पहले भाजपा के इस विशेष भर्ती प्रकोष्ठ के द्वारा आम आदमी पार्टी के कितने नेताओं को तोड़कर भाजपा में भर्ती करवाया जाता है, और सभी संस्थाएं या तो टुकुर टुकुर मुंह ताकती रहेंगी या फिर खुद भी उसी में सक्रिय भूमिका निभाती रहेंगी। यही अमृतकाल का न्यू नॉर्मल है। अब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, न्यायालयों में बैठे बड़े बड़े जज साहब लोग क्या कर रहे हैं। जज साहब लोग नॉर्मल रोस्टर तक को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के विशेष मामलों की विशेष सुनवाई विशेष गति में करेंगे और विशेष आदेश आएंगे, तभी तो हम लोग विकसित भारत बन पाएंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि 7 मार्च 2026 को राम रहीम को साल 2002 के पत्रकार छत्रपति हत्या के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, और ये फैसला भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने सुनाया था, जबकि अन्य 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई। अब राम रहीम की सारी कहानी तो आपको पता है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड यदि हम उठाकर देख लें तो पता चलता है कि लगातार भाजपाई सत्ता के दौरान, यानी हरियाणा की भाजपाई सत्ता के दौरान और केंद्र की सत्ता के दौरान इस व्यक्ति को पैरोल मिलती रही है। ज़्यादातर समय राम रहीम पेरोल या फरलो पर जेल से बाहर ही रहते हैं। वैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि जल्द ही पंजाब में चुनाव है और पंजाब में 17-18 विधानसभा क्षेत्रों में राम रहीम की अच्छी पैठ है, तो हो सकता है कि राम रहीम के जो कुछ मामले अभी भी अदालतों में अटके पड़े हैं या फिर जिनमें सजा हो चुकी है, राम रहीम के खिलाफ अभी भी जो केस चल रहे हैं, अगले कुछ महीनों में उन्हें भी खत्म कर दिया जाए, वहां भी बरी कर दिया जाए, और फिर ये व्यक्ति खुले तौर पर मैदान में उतर के भाजपा के लिए प्रचार कर सकेगा। क्योंकि अब तक हमने देखा है, जब भी पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में चुनाव आता है तो ये व्यक्ति जेल से बाहर किया जाता है और भाजपा के पक्ष में कथित रूप से माहौल बनाने का काम करता है, लोगों से अपील करता है। राम रहीम अपनी 2 महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 2017 में अदालत द्वारा सुनाई गई 20 साल की कैद की सजा भी काट रहा है। हो सकता है पंजाब चुनाव से पहले इन मामलों में भी राहत मिल जाए, लोग ऐसी बातें करने लगे हैं। बाकी भाजपा नेताओं के मामले में जस्टिस सील नागू की तरफ से जो निकला है, जो सौरभ दास ने बताया है, वो तो आपने देख ही लिया। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।